तो आज से अपन क्लास 9th स्टार्ट कर रहा है और क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है वो है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति को अपन समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में अपन जो है एक्सरसाइज 1.1 अर्थात 1.1 के कोई भी सवाल नहीं लगाएंगे। अपन संख्या पद्धति को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जो संख्या पद्धति चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो उसका बेसिक है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या क्या पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या को होल नंबर भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो जो संख्या जीरो से शुरू होकर अनंत तक चलती है उसे पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं। तो जो संख्या जीरो से शुरू होकर अनंत तक चलती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है जी। तो जो संख्या जीरो से शुरू होकर अनंत तक चलती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उदाहरण जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कहाँ तक? अनंत तक। तो जो संख्याएं जीरो से शुरू होकर अनंत तक चलती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो जो संख्याएं जीरो से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात जो 5 है वो एक पूर्ण संख्या है, जो 4 है वो एक पूर्ण संख्या है, 3 है वो पूर्ण संख्या है। तो मतलब जीरो से लेकर अनंत तक की जो सभी संख्याएं हैं उन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब समझ लो प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या तो जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है उसे प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। तो जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है उसे कहते हैं प्राकृत संख्या। उसे कहते हैं प्राकृत संख्या। इसका भी उदाहरण है 0, 1, 2 जीरो बस को छोड़कर। तो जीरो को छोड़ देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसी कहाँ तक? अनंत तक। तो जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है उसे प्राकृत संख्या, और जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है उसे पूर्ण संख्या। क्या 0 एक पूर्ण संख्या है? तो हाँ, लेकिन 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। 0 एक पूर्ण संख्या है। तो जब पूर्ण संख्या की बात हुई है तो 0 शामिल हो जाए है, और जब प्राकृत संख्या की बात हुई है तो 0 बस हट जाए है। तो इसे कहते हैं होल नंबर, इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। अब आप इसको नोट करो, फिर इसके आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन ने प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को समझ लिया। अपन समझते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं।
तो पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में इंटीजर नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्या, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक प्राप्त संख्याओं के संग्रह या समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर्स नंबर। तो इंटीजर्स बस लिख दिया। तो सभी पूर्णांक संख्याओं तथा ऋणात्मक प्राप्त संख्याओं के जो संग्रह है, जो समुच्चय है, उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। अब इसका भी एग्जाम्पल लिख लो। जैसे यहाँ पर लिखा 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7। तो ये तो सारी हो गई क्या? पूर्ण संख्याएं। ये हो गई सारी पूर्ण संख्याएं। और ऋणात्मक प्राप्त संख्याएं तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऐसे कहाँ तक? अनंत तक। तो इसे ही कहते हैं पूर्णांक संख्या। मतलब ऋणात्मक प्राप्त संख्याएं और पूर्णांक संख्या के संग्रह को कहते हैं पूर्णांक संख्या। जैसे यह एक गोला है, तो इसके अंदर जो पूर्णांक संख्या है, ये पूर्णांक संख्या का है। तो इसमें सभी क्या है? पूर्ण संख्या हैं प्लस ऋणात्मक प्राप्त संख्याएं हैं। ऋणात्मक प्राप्त संख्याएं हैं। जैसे सभी पूर्ण संख्या माने 0 से लेके अनंत तक, 0, 1, 2, 3, 4। और ऋणात्मक प्राप्त संख्या -1 से लेके -2, -3, ऐसे कहाँ तक? अनंत तक। तो सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक प्राप्त संख्याओं के संग्रह या समुच्चय को पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्या के बाद अब अपन सीखते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। अब अपन सीखते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो यहाँ डालेंगे अपन अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है? जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर पहले भाज्य संख्या की परिभाषा भी लिख लो कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो सिंपल सी परिभाषा, जिस संख्या के
2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, 2 से ज़्यादा तो भाज्य और 2 से सिर्फ 2 तो अभाज्य। तो जिस संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। अब गुणनखंड क्या, जैसे अपन ने लिखा संख्या 2। संख्या 2 में अपन ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका भाग देंगे तो 2 में पूरे तरीक़ा से चला जाएगा, एक भी शेषफल नहीं आएगा। तो 2 में अपन 1 का भाग दे सकते हैं और 2 का भाग दे सकते हैं। जब 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा और 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा। मतलब वे संख्या 1 और 2 है। तो इस संख्या के 2 के जे क्या हो गए, 2 के हो गए क्या, गुणनखंड। तो 2 के क्या गुणनखंड है, 2 हैं। तो जिस संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जब अपन 13 लिखेंगे तो जब अपन 1 का भाग 13 में देंगे तब भी कट जाएगा, लेकिन जब अपन 2 का भाग 13 में देंगे तो शेषफल बचेगा। जब 3 का भाग जैसे 2 का भाग अपन 13 में देंगे तो 2 छंग 12, एक शेषफल बच गया। तो शेषफल बच रहा है, अतः 2 इसका गुणनखंड नहीं है। जब 2 के बाद 3 का देंगे तब भी शेषफल बचेगा, 4 का, 5 का, सभी का। 1 और 13 मतलब जब 1 का भाग अपन 13 में देंगे तो 13 बार जाएगा, जब 13 का भाग 13 में देंगे तो 1 बार जाएगा। इन्हीं को कहते हैं अपन क्या, अभाज्य संख्या। इसी को कहते हैं अपन अभाज्य संख्या। 1, 2, 13, 5, 7, 11 ये संख्या स्वयं से कटें या फिर 1 से कटे। ऐसे ही 7 है जो स्वयं से कटेगा या 7 से ही कटेगा। इसी प्रकार 5 जो है वो 1 से कटेगा या 5 से कटेगा। तो इस प्रकार के नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड, कैबे को दूसरा मतलब जिस संख्या की जो संख्या सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित होए उस संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2, 5, 7, 13 इस प्रकार की संख्याओं को कहते हैं अभाज्य संख्या। इस प्रकार की संख्याओं को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अब अपन 1 से लेके 100 तक की सारी अभाज्य संख्याएं लिखवाएं दे रहे हैं आपका। तो जो सबसे पहली अभाज्य संख्या है वो है 2। तो अगर कोई पूछे आपसे कि सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन है तो वो 2 है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 23, 29, 31, 29, 31, 37, 41, 43, 37, 37, 41, 43, 43, 47, 53, 47, 53, 47, 53, 59, 61, 67, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 71, 73, 79, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 83, 89 और 97। तो ये ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से कटेंगी और स्वयं से कटेंगी। इसके अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिससे यह कट जाएं। तो 1 से लेके 100 तक के बीच की ये हैं पूरी अभाज्य संख्याएं। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो 1 से लेके 24 ही है। 1, 2, 1 सेकंड गिन लो ज़रा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। अभी एक छूट रही है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 17,
23, 29, 31, 37, 41, 43, 43, 53, 59, 61, 67, 71, 71, 73, 79, 73, 79, 73, 79, 83, 89 और 97। तो क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। एक छूट रही यार, कौन छूट रही? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 19 छूट गई यहाँ पर। तो यहाँ पर 17 के बाद 19 भी है। तो जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे कहते हैं अभाज्य संख्या, और जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे कहते हैं भाज्य संख्या। तो इन सभी को छोड़कर जितने भी हैं वो भाज्य संख्याएं हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10। तो इन सब को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं वे सारी की सारी भाज्य संख्याएं हैं 1 से लेके 100 के बीच में। तो आप 1 से लेके 100 तक अब जितनी भी संख्याएं बची उनको यहाँ पर लिख सकते हैं। अब एक नोट करने वाली बात क्या है कि जो संख्या 1 है को ना भाज्य मानते हैं और ना ही अभाज्य मानते हैं। तो संख्या 1 ना भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो संख्या 1 को ना भाज्य मानते हैं और ना ही अभाज्य मानते हैं। अब जैसे 4 लिखा तो 4 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 4 से कट जाएगा। मतलब इसके गुणनखंड कितने हो गए? 1, 2, 3। तो जिस संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाते हैं उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो आप इसको नोट कर लो। अब अपन को जानना है, जैसे भाज्य और अभाज्य तो अपन ने जान लिया, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आती है सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्या या पूर्णांक। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो सह अभाज्य पूर्णांक किसे कहते हैं वो समझ लो। जिन 2 पूर्णांकों के मध्य उभयनिष्ठ या सार्वनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 होता है उसे सह अभाज्य पूर्णांक कहते हैं। तो जिन 2 पूर्णांकों के मध्य उभयनिष्ठ या सार्वनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 होता है, मतलब 1 के अतिरिक्त तो कोई भी ना हो, उसे कहते हैं सह अभाज्य पूर्णांक। जैसे मैंने लिखा 6 और 5, तो अपन 6 को देखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, सॉरी, उभयनिष्ठ गुणज। उभयनिष्ठ गुणज। अब 6 को देखा तो 6 किससे कट जाएगा? 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 6 से कट जाएगा। वहीं 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। तो इसके गुणज 6 के गुणज कौन कौन हैं? 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। इसी प्रकार 5 के गुणज क्या क्या हैं? 1 है और 5 है।
लेकिन 6 के गुणज हैं, अगर 6 के गुणनखंड की बात करें अपन तो 6 को पहले 2 से काटेंगे फिर 3 से काटेंगे, तो 6 के गुणनखंड क्या हैं 2 गुणे 3। लेकिन 6 के गुणज क्या हैं, गुणज और गुणनखंड में सिर्फ इतना अंतर है जितना यहाँ पर दिख रहा है कि अगर मैं गुणज की बात करूँ तो 1 है 2 है 3 है और 6 है, लेकिन अगर गुणनखंड की बात करूँ तो 2 है और 3 है। तो 6 देखना, 6 1 से कट रहा, 2 से 3 से और 6 से, लेकिन इन दोनों में जो कॉमन है वो सिर्फ 1 है। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणज सिर्फ 1 है, 1 के अतिरिक्त और कोई भी नहीं है, इसलिए यह क्या है 2। ये दोनों जो पूर्णांक लिखे 6 और 5, 6 और 5 जो है वो क्या है सहअभाज्य संख्या हैं या सहअभाज्य पूर्णांक हैं। लेकिन अगर अपन लिखें क्या 6 और 8, अब देखना 6 तो 1 से कटेगा 2 से कटेगा 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। 8 1 से कटेगा 2 से कटेगा और 2 के बाद 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणज एक भी है और एक 2 भी है। तो उभयनिष्ठ गुणज के अगर पर अपन लिखें तो क्या क्या है 1 और 2 हैं। तो इसलिए अगर इनमें उभयनिष्ठ गुणज 2 हैं, इसे 6 और 8 सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, सहअभाज्य पूर्णांक 6 और 5 है। ठीक इसी तरीके से अपन लिखें 24 और 23, तो 24 और 23 भी सहअभाज्य पूर्णांक है, क्योंकि 24 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 8 से 8 के बाद 12 से और 24 से कटेगा, लेकिन 23 तो सिर्फ 1 से कटेगा और 23 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, भले ही 24 के इतने सारे गुणज हैं लेकिन जो उभयनिष्ठ है वो सिर्फ 1 है, इसलिए 24 और 23 भी उभयनिष्ठ गुणज 1 होने के कारण दोनों सहअभाज्य संख्या या सहअभाज्य पूर्णांक हैं। यहाँ पूर्णांक भी अपन लिख सकते हैं सहअभाज्य पूर्णांक। तो ऐसे पूर्णांक जिन दोनों में उभयनिष्ठ गुणज सिर्फ 1 हो गए उसे कहते हैं सहअभाज्य पूर्णांक। ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक। अब इसको नोट कर लो आप। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, अपन ने पढ़ लिया पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। अब अपन समझने का प्रयास करते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को समझने के लिए अपन लिखेंगे वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0 के। Q बराबर नहीं है मतलब बराबर के बाद कट्टस मार दो और लिख दो 0, तो इसका मतलब बराबर नहीं है 0 के। तो वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे लिखा मैंने 1, तो 1 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे अपन लिख देंगे 1/1 बराबर P/Q। तो यह P/Q के रूप की है, तो 1 एक परिमेय संख्या है। लेकिन जो कंडीशन क्या है कि P और Q को पूर्णांक होना चाहिए। तो पूर्णांक की भी अपन ने परिभाषा लिख ली कि सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के संग्रह में से अगर कोई भी संख्या है तो वह पूर्णांक संख्या कहलाएगी, वह पूर्णांक संख्या कहलाएगी। जैसे 0 से लेके 1 2 3 ऐसे अनंत तक और -1 से लेके ऐसे अनंत तक। तो इन सब में से बीच में से अगर कोई संख्या है, जैसे इसमें से ले लिया -3 तो यह पूर्णांक है, 3 ले लिया तो पूर्णांक है, 4 ले लिया तो पूर्णांक है, -5 ले लिया तो वह एक पूर्णांक है। तो P और Q पूर्णांक होने चाहिए और Q बराबर हो गए 0। अब एक नोट करने वाली बात ले लो, यदि P और Q
सह अभाज्य पूर्णांक हों तब परिमेय संख्या सरलतम रूप में होती है। जैसे मैंने लिखा 8/24, 8/24 लिखा, तो 8 भी पूर्णांक है और 24 भी पूर्णांक है, इसका मतलब तो 8/24 एक परिमेय संख्या है। और जब P/Q के रूप में भी है, P/Q, जहाँ P बराबर है 8 और Q बराबर है 24। लेकिन अपन की सोचने वाली बात यह है कि 8 और 24 जो हैं वो क्या सह अभाज्य हैं? सह अभाज्य का मतलब एक के अतिरिक्त और किसी भी संख्या से विभाजित ना हो रहे हो। यहाँ पर अपन को साफ साफ दिख रहा है कि जो 8 है वो किस किस से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 के बाद 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। ठीक इसी प्रकार 24 जो है वो 1 से कटेगा, 2 से, 2 के बाद 3 से, 3 के बाद 4 से, 4 के बाद 6 से, 6 के बाद 8 से, 8 के बाद 12 से, 12 के बाद 24 से। तो इन दोनों की जो गुणज हैं अभी क्या क्या कॉमन है, ये दोनों 1 से भी कट सकते हैं, ये दोनों 2 से भी कट सकते हैं, ये दोनों 4 से भी कट सकते हैं। तो इनमें जो उभयनिष्ठ गुणज जो हैं वो हैं, उभयनिष्ठ गुणज जो हैं वो क्या क्या हैं, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 उभयनिष्ठ गुणज हैं। अब जब इनमें दो उभयनिष्ठ गुणज हैं तो ये अभी तक दो सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। और जब अपन का परिमेय संख्या का सरलतम रूप में लिखने आए तो उन्हें अपन का सह अभाज्य बनाने आए। तो सह अभाज्य बनावे के लाने अपन को जो उभयनिष्ठ गुणज में, जो उभयनिष्ठ गुणज क्या क्या हैं, जो 1 है, 2 है और 4 है, जो दोनों में है। तो उभयनिष्ठ गुणज में से सबसे बड़ी संख्या का भाग दे देना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है उभयनिष्ठ गुणज में, 4। तो 4 का भाग अपन ऊपर देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 का भाग नीचे देंगे, 4 छंग 24। अब फिर क्या बचा, 4 के बाद क्या बच गया उभयनिष्ठ गुणज 2। 4 के बाद जो दूसरा उभयनिष्ठ गुणज बच गया 2, तो अपन 2 का भी भाग देंगे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब जो 1/3 है ये सह अभाज्य है, 1/3 जो है वो सह अभाज्य है। तो यह इसका सरलतम रूप है, यह इसका क्या है, सरलतम रूप है। और इसे ही सरलतम परिमेय संख्या कहते हैं, सरलतम परिमेय संख्या। ये तीनों बराबर हैं, ये तीनों बराबर हैं, लेकिन जो परिमेय संख्या का सरलतम रूप है वो क्या है, 1/3। 1/3 किसी भी संख्या के बटे में अपन 1 लिख सकते हैं, उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अपन लिख सकते हैं किसी भी परिमेय संख्या में यदि हर माने Q नहीं है तो उसके लिए हम Q बराबर 1 मान सकते हैं। तो Q बराबर 1 ले सकते हैं, अपन को इजाज़त है। तो परिमेय संख्या समझ गए, बाह्य संख्या जो P/Q के रूप में हो, P और Q पूर्णांक हो और Q बराबर 0 ना हो। अगर कोई संख्या के बटे में 0 लिखा है इसका मतलब वो परिमेय संख्या नहीं है। Q अगर किसी संख्या के बटे में जैसे 8 लिखा, इसके बटे में कुछ नहीं है तो अपन 1 मान सकते हैं। तो अब ये किसके रूप की हो गई, P/Q के रूप की। तो जहाँ P बराबर 8 है और Q बराबर 1 है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए जो P और Q हैं उनको सह अभाज्य होना चाहिए। अगर P और Q सह अभाज्य हैं तो क्या होगा, अगर P और Q सह अभाज्य हैं
तो परिमेय संख्या सरलतम रूप में होगी। और जिस भी परिमेय संख्या के यदि हर में क्यू नहीं है तो उसके लिए अपन क्यू बराबर 1 मान सकते हैं। तो ये बात तो हो गई परिमेय संख्या की। अब अपन समझते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपन सीखते हैं अब अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या के बारे में सीधा फंडा है कि जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो जिस संख्या को अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपन अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जहाँ कंडीशन भी है कि P और जो Q हैं वो पूर्णांक होवें और Q बराबर 0 ना हो। जैसे लिखा है √2, तो अपन ऐसा तो लिख सकते हैं √2/1। इसका मतलब ये परिमेय हो गई? नहीं, ये परिमेय नहीं है। जो 1 लिखा वो तो ठीक है, एक पूर्णांक भी है, लेकिन जो √2 लिखा है इसका जब अपन मान ज्ञात करेंगे तो वो आएगा 1.37 कुछ भी आएगा, तो ऐसा आएगा। तो 1.3 तो अपन ने कहीं नहीं पढ़ा था कि 1.3 पूर्णांक है भाई। अपन ने ऐसा पढ़ा था कि 1, 2, 3 ऐसे पूर्णांक होते हैं, मतलब नंबर में पूर्णांक होते हैं, दशमलव में पूर्णांक नहीं होते हैं। तो √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो जिस संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपन अपरिमेय संख्या कहते हैं। √2 का मतलब क्या होता है? √2 का मतलब होता है 2/1/2 की। जैसे हमने लिखा √5, तो इसका मतलब क्या है कि 5/1/2 की। अगर लिखा हो 5 और यहाँ पर लिखा हो 3, इसका मतलब होता है 5/1/3 की। जब ऐसी करणी चढ़ी हो और यहाँ कुछ ना लिखा, इसका मतलब होता है 2। ठीक है जी, इसका मतलब होता है 2। जब कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब होता है 2, और यहाँ लिखा 3, इसका मतलब 1/3। अगर यहाँ लिखा होता 10, यहाँ लिखा होता 8, इसका मतलब 8 के ऊपर घात 1/10 की। तो 1 तो आएगा, जो जितना यहाँ लिखा पड़े होगा उतना बटे में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ ना लिखा हो तो वहाँ पर 2 माना जाता है। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, नोट करके लिख लो एक बात, और नोट करके एक बात लिख लो कि यदि किसी अभाज्य संख्या पर 1/2 की घात है तो वह संख्या अपरिमेय होगी। जैसे हमने लिखा 5/1/2 की। 5 अपरिमेय संख्या है, ठीक है जी, और इसको अपन लिख सकते हैं करणी 5। ठीक है जी, करणी 5। जैसे हमने लिखा 6 तो अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे हमने लिखा 7/1/2 की, तो इसका मतलब क्या हुआ? √, तो 7। तो 7 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या की परिभाषा अपन ने लिख ली। इसके बाद अपन लिखना है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या में लिख लो कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समुच्चय या संग्रह को
समुच्चय का मतलब संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अब सेकंड फ्रेम चेक कर लें। तो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे यह वास्तविक संख्या का गोला है तो इसमें परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है। मतलब इनमें √2 भी है और इनमें 8/11 भी है। समझ गए बात को? तो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह को कहते हैं क्या? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन को समझना है। अब एक नोट करके एक बात लिख लो पहले। यदि दो चर राशियों ए और बी, ए से लेकर जेड तक की जितनी भी संख्याएं हैं, मतलब जितनी भी राशियां हैं, उनको कहते हैं चर राशियां। और चर राशि की परिभाषा क्या है? चर राशि ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है, उन्हें कहते हैं चर राशियां। तो यदि दो चर राशि ए और बी के मध्य कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ पर गुणा का चिन्ह मानते हैं। यदि दो चर राशियों के मध्य अगर कोई भी चिन्ह नहीं हो, जैसे मैंने लिखा ए और बी, इनके मध्य, इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ए गुणे बी। अब चाहे ए गुणे बी लिखो, चाहे ए बी लिख दो। इसी प्रकार जो लिखा एक्स वाई, और चाहे अपन लिख दो एक्स गुणे वाई, तो ये एक ही बात है। तो दो चर राशियों के मध्य अगर कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ पर गुणा का चिन्ह मानते हैं। अब अपन को घातांक नियम पढ़ना है, इसको नोट कर लो आप पहले। घातांक के क्या नियम हैं? घातांक के नियम पहले गुणा में सीख लें अपन, फिर भाग में सीखेंगे। तो गुणा में घातों का क्या नियम है? तो गुणा में घातों का नियम क्या है? यदि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। जैसे x है गुणे x है, इस पर घात है n की, इस पर घात है m की, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? तो यहाँ पर जो x है वो क्या है? आधार है, और जो n और जो m है वो घातें हैं। तो x और x समान है, इसका मतलब आधार समान है। अब यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ, क्या माना जाएगा? गुणा का चिन्ह ही माना जाएगा, क्योंकि दो चर राशियों के मध्य में कोई भी चिन्ह ना हो तो वहाँ पर गुणा का चिन्ह माना जाता है। अब जब x पे घात n है और x पे घात m है, मतलब घातें अलग अलग हों, लेकिन यदि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो आंसर क्या आएगा? x पे घात n प्लस
m। यही समझाने की कोशिश की जा रही थी कि यदि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। यदि घात के ऊपर घात हो तो उन दोनों का गुणा हो जाता है। जैसे ए लिखिए, ए संख्या, इसके ऊपर घात चढ़ी m की और ई के ऊपर घात चढ़ी m की, मतलब n की, एक सी चढ़ जाएगी तो आप कंफ्यूज हो। अगर घात के ऊपर घात है मतलब a पे घात m की है और फिर m पे घात भी n की है, तो जब भी पावर के ऊपर पावर होवे तो उन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? a पे घात m गुणे n। तो जब यदि घात के ऊपर घात हो तो उन दोनों का गुणा हो जाता है। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ लो। जैसे यहाँ लिखा होता 4 और यहाँ भी लिखा होता 4, इन दोनों के बीच में क्या लगा? गुणा। यहाँ लिखा होता 5 और यहाँ लिखा होता 3, तो फाइनल आंसर क्या आता? 4 पे घात 5 और 3 8। ठीक इसी प्रकार यहाँ लिखा होता 8 और 8 के ऊपर घात चढ़ी होती 2 की और पूरे पे घात चढ़ी होती 5 की, तो फाइनली आंसर क्या आता? 8 पे घात 5 दूनी 10 की, गुणा होना है इस बार, तो 5 दूनी 10 की। तो यदि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं और अगर घात के ऊपर घात हो तो घातों उन दोनों का गुणा हो जाता है, उन दोनों का गुणा हो जाता है। अब अबे तक तो अपन ने सीखा था यदि आधार समान है। अब यदि घातें समान हों, गुणाई की बात कर रहे हैं अबे। यदि घात समान हो तो आधार का आधार के साथ गुणा हो जाता है। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लो कि यदि घात समान हो, यहाँ पर लिखा मैंने x और इस पर घात है a की, और यहाँ पर लिखा y और इस पर घात है भी a की है, मतलब घातें समान हैं। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? x गुणे y पे घात a। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लो। यहाँ लिखा होता 4 पे घात लगी होती 2 की, और यहाँ लिखा होता 7 और इस पर घात लगी होती 2 की, क्योंकि घातें तो समान चाहे तो घात 2 की है। तो फाइनल आंसर क्या आता? 7 चौको 28, दोनों का गुणा हो गया, 28 पे घात 2 की। तो यदि घात समान हो तो आधार का आधार के साथ गुणा हो जाता है। अब अपन यही कंडीशन भाग में सीखेंगे। यदि अंश बाहर एक समान हैं तो घातें घट जाएंगी मतलब जैसे लिखा a और a, इसको मतलब अंश और हर समान है, इसके ऊपर घात लगी m की और इसके ऊपर घात लगी n की, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? a पे घात m माइनस n। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लो। जैसे लिखा यहाँ पर 4, नीचे भी लिखा 4, इस पर घात लगी 6 की, इस पर घात लगी 3 की, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4, 6 माइनस 3 बराबर 4 पे घात 3। तो यदि भाग में घातें तो अलग अलग हैं लेकिन अगर आधार समान है, मतलब a और a है, इसका मतलब अंश और हर समान है, तो घातें घट जाएंगी। एक दूसरा उदाहरण देख लो। अगर 7 पे घात होती 6 की और 7 ही पे घात होती 5 की, तो जो फाइनल आंसर आओ तो वो क्या हो? तो 7, 6 माइनस 5 बराबर 7 ही आता है। तो यह हो गई भाग की पहली कंडीशन।
तो जा तो बात भाई कि जब अंश और हर पे एक समान घात हुई है। अब अगर यदि एक सेकंड दूसरा वाला, यदि अंश व हर अंश व कि यदि अंश व हर अलग अलग हैं, जैसे अंश है a तो हर है b, लेकिन जो घातें हैं वो समान है, जैसे e के ऊपर घात भी m की है और e के ऊपर भी घात m की है, तो अपन यहाँ डायरेक्टली ऐसा लिख दें a/m और पूरे पे घात m। जैसे एक उदाहरण कर लो, जैसे लिखा होता 4/7 और 4 पे घात लिखी होती 5 की और 7 पे घात लिखी होती 5 की, तो अपन यहाँ लिख सकते 4/7 और पूरे पे घात 5 की। एक दूसरा उदाहरण जैसे लिखा होता 9/11 और 11 पे घात 2 और 9 पे घात 2, घातें समान है, तो क्योंकि घातें समान है तो अपन लिख सकते हैं 9/11 पे घात 2। ठीक है, तो जब अंश व हर एक समान हो और जब अंश और हर अलग अलग हो, घातें समान हो, तो दोनों प्रकार की कंडीशन सीख ले। तो इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको क्लास 9th स्टार्ट करे से पहले बेसिक को मजबूत करना था। अब अपन कल से एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को करेंगे।